Good morning to all my dear students. In the last class I have started a new topic osmotic pressure. और ऑस्मोटिक प्रेशर के मैंने आपको बताया था। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने पढ़ने से पहले क्या देखा था, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में मैंने आपको डिफरेंस समझाया था कि एक प्रोसेस डिफ्यूजन होता है और दूसरा प्रोसेस ऑस्मोसिस होता है। तो डिफ्यूजन को मैंने समझा दिया था। डिफ्यूजन में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जिसके थ्रू सोल्यूट भी पास होते हैं और सॉल्वेंट भी पास होते हैं। और ऑस्मोसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑस्मोसिस में हम लोग एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेते हैं, एसपीएम बोलते हैं जिसको हम लोग, जिसके थ्रू केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल पास हो सकते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स कभी भी पास नहीं होते हैं। तो ये ऑस्मोसिस में मैंने बताया था आपको, ठीक ना बेटा। तो और होता क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ पास होते हैं, तो हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्वेंट पार्टिकल्स की तरफ मूव होंगे हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते थे, ठीक है। और उसके बाद मैंने एसपीएम की डेफिनेशन आपको बताई थी। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू इट, जिसके थ्रू केवल और केवल कौन सी चीज पास हो सकती है, सॉल्वेंट के पार्टिकल। सॉल्यूट के पार्टिकल कभी भी पास नहीं होते हैं, उसको हम लोग एसपीएम बोलते हैं। जैसे एनिमल मेम्ब्रेन हो गया आपका, Cu2 एफिशिएंट आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन हो गया बनाया हुआ। और उसके बाद ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बताई थी। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता था, नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, है ना। जहाँ पे लो कंसंट्रेशन रहेगा तो लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या रहेगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज्यादा रहेंगे, है ना। और जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन रहेगा, जैसे C1 ज्यादा है तो यहाँ पे सोल्यूट भी रहेंगे ना, तो यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम होंगे। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता था उसी को हम लोग क्या बोलते थे, ऑस्मोसिस बोलते थे। नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, और बोलने के लिए हम लोग बोल सकते हैं और फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो इसी को हम लोग ऑस्मोसिस बुलाते थे। सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ मूव होना सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव होना किसका, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, है ना। ध्यान रखना, केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, सोल्यूट पार्टिकल कभी भी मूव नहीं होते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है। तो डिफ्यूजन मैंने बताया था कि सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए। लेकिन ऑस्मोसिस केवल और केवल किसके ऊपर एप्लीकेबल है, लिक्विड्स के लिए, इट मीन्स सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। डिफ्यूजन में दोनों का मूवमेंट होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का, और जबकि ऑस्मोसिस में केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। इसमें एसपीएम का कोई रोल नहीं होता और इसके अंदर एसपीएम का रोल होता है, ठीक है। विदाउट एसपीएम ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगली चीज, डिफ्यूजन को ना ही रोका जा सकता है ना ही रिवर्स कर सकते हैं, जबकि ऑस्मोसिस आपको रिवर्स भी कर सकते हो और साथ ही साथ रोक भी सकते हो। तो हमारा जो टॉपिक है वो तो हमें क्या पढ़ना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले मुझे ऑस्मोसिस का मीनिंग समझाना था, ऑस्मोसिस मतलब हो क्या रहा है। तो हमें पता चल चुका है क्या करना है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हमेशा मूवमेंट होगा, स्पॉन्टेनियस, उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, कि आखिर ऑस्मोटिक प्रेशर किसे बोलेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग वही डालते हैं कि हम लोग अब ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने चल रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, जिसको मैं ओपी लिख देता हूँ क्योंकि बार बार ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड हमारा यूज होगा, तो हम लोग शॉर्ट में उसको ओपी लिख दिया करेंगे। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं समझाता हूँ कि कैसे होता है। तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर जो बेटा है ना, वो 4 तरीके से डिफाइन किया गया है ना, 4 तरीके से इसको बताया जाता है। तो मैं सबसे पहला तरीका पहले आपको समझाऊं ऑस्मोटिक प्रेशर को कि किस तरीके से समझना है। देखो, हम क्या करते हैं, एक बीकर ले लिया हमने, एक बीकर ले लिया हमने, ठीक है। और इस बीकर के अंदर हमने एक फनल डाल दिया, ठीक है, इस तरीके का कुछ। ये हर बुक में हर जगह पे आपको ये मिल जाएगा, इस तरीके का डायग्राम देखने को। एक फनल डाल दिया हमने, और सपोज करो इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन भरा है, सॉल्यूशन, मान लो इसके अंदर जो सॉल्यूशन मैंने भरा है उसको मैंने कह दिया सॉल्यूशन 1 है, और इसका कंसंट्रेशन मैंने कितना कह दिया, C1, ठीक है। और इसको मैंने एक बीकर में डाला है जिसके अंदर सपोज करो इसके अंदर भी एक अलग तरीके का सॉल्यूशन है, इसके अंदर डिफरेंट सॉल्यूशन है। ये मान लीजिए आपका है सॉल्यूशन 2, इसको हमने क्या कह दिया, ये हमारे लिए सॉल्यूशन कैसा है 2, और इसका कंसंट्रेशन मान लो कितना कह दिया मैंने, C2।
सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन कितना कह दिया C2, और जो फनल के अंदर कंसेंट्रेशन है उसको हमने कितना बोला है C1। और मान लीजिए कि C1 की वैल्यू जो है वो C2 से क्या है, ज्यादा है। C1 की वैल्यू C2 से क्या है, ज्यादा, मतलब जो इसके अंदर सॉल्यूशन रखा है हमने, इस लिक्विड, इस फनल के अंदर सॉल्यूशन जो हमने रखा है, इस सॉल्यूशन का, ठीक है, ये फनल के अंदर का सॉल्यूशन जो रखा है, इसका कंसंट्रेशन जो है बाहर वाले के कंसंट्रेशन से क्या है, ज्यादा। और ये सपोज करो कि ये हाइट A तक है, सॉल्यूशन कहाँ तक है, A हाइट तक भरी हुई है इस तरीके से, और ये एक कंसंट्रेटेड एक दूसरे सॉल्यूशन में डाला गया जिसका कंसंट्रेशन कितना है, C2। तो C1 की वैल्यू C2 से क्या है, बड़ी। और एक और चीज हमने इसमें की है कि नीचे जो फनल का बॉटम पोर्शन है ना, इस बॉटम पोर्शन को कट करके, ये बॉटम पोर्शन यहाँ कट करके, सपोज करो यहाँ पे हमने SPM लगा दिया है, यहाँ पे क्या लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, फनल के नीचे वाले बॉटम हिस्से में कट किया है उसे, और कट करके जैसे जो फनल था उसको बॉटम पोर्शन कट करके, जैसे आपका ये है मान लो, तो इसका बॉटम पोर्शन कट करके यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, SPM को लगा दिया, और फिर उसको डिप कर दिया है दूसरे सॉल्यूशन के अंदर जिसका कंसेंट्रेशन कितना है, C2। अब क्या होगा अगर SPM लगा दिया और दोनों कंसेंट्रेशन में डिफरेंस है, C1 जो है इट इज मोर कंसेंट्रेटेड और C2 जो है वो लेस कंसेंट्रेटेड है, तो क्या होगा, जब भी SPM आएगा और दो कंसेंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देंगे, वहां पे कौन सा फिनोमेना टेक प्लेस करेगा, ऑस्मोसिस फिनोमेना होने लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब भी SPM आपका प्रेजेंट होगा और दो डिफरेंट तरीके के कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन एक दूसरे से SPM के थ्रू अगर सेपरेट किए जाएंगे, तो वहां पे कौन सा फिनोमेना होता है, ऑस्मोसिस का। और ऑस्मोसिस के फिनोमेना में क्या होता है, किधर से पार्टिकल्स किधर मूव करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से केवल मूव क्या होगा, इससे पास क्या होते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। और वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहां से पास होते हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई की हाई कंसंट्रेशन से लो। तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से किधर की तरफ जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहां से जाते हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। इसका मतलब कंसंट्रेशन लो किसका है, C2। तो C2 से पार्टिकल्स किधर मूव होंगे, C1 की तरफ। तो C2 से अगर C1 की तरफ मूव होंगे, इसका मतलब सॉल्यूशन जो जिसके बीकर के अंदर के जो सॉल्यूशन है, इसके सॉल्वेंट पार्टिकल्स किस में इंटर करने लगेंगे, इस फनल के अंदर। तो देखो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहां से कौन सी चीजें पास हो रही हैं, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहाँ से सॉल्यूशन से किस में पास हो रहे हैं, इस फनल के अंदर। अच्छा, जब इस फनल के अंदर अगर पार्टिकल्स पास हो रहे हैं सॉल्वेंट के, तो क्या ये हाइट इतनी ही बनी रहेगी कि हाइट ऊपर उठने लगेगी, तो कुछ समय के बाद हमें क्या दिखाई देगा, मान लो 2 घंटे 4 घंटे के बाद अगर हम देखने आए, तो हमें दिखाई देगा कि धीरे धीरे ये हाइट क्या होगी, वाटर लेवल जो इसमें है सॉल्यूशन की हाइट, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। सपोज करो कि 4 घंटे बाद हमने हाइट देखी, तो कहाँ पे पहुंच गई, B पे, और ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो रही है ना। 4 घंटे के बाद हमने देखा तो हाइट बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई, B तक, और इस हाइट पे जाने के बाद ये वैल्यू बदलने वाली नहीं है। तो अगर ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ये जितना हाइट उठा है, ये किसकी वजह से उठा है, इस ऑस्मोसिस फिनोमेना की वजह से उठा है, ठीक है ना। ये जो वाटर कॉलम की ये हाइट जो बढ़ी है, किसकी वजह से बढ़ी है, ऑस्मोसिस फिनोमेना। सपोज करो कि ये H हाइट तक गई है, कितनी हाइट ऊपर गई, H हाइट तक। अब समझो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि A के ऊपर प्रेशर कितना था इनिशियली, जब ऑस्मोसिस नहीं हो रहा था, तो A के ऊपर प्रेशर कितना था, तो आपका जवाब क्या होगा, केवल उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। लेकिन अगर एक बार ऑस्मोसिस फिनोमेना हो गया, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल्स नीचे से ऊपर की तरफ मूव हो गए, तो हाइट बढ़ गई। अब A के ऊपर पूछा जाए तो प्रेशर कितना होगा, तो इस A पॉइंट के ऊपर, इस A लेवल के ऊपर कौन कौन से प्रेशर होंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा, ठीक है। और प्लस ये वाटर का जो हाइट आया उसकी वजह से भी आएगा प्रेशर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इस A पॉइंट के ऊपर ऑस्मोसिस फिनोमेना होने के बाद कौन कौन से प्रेशर होंगे, एटमॉस्फेरिक तो था ही, और साथ ही में ये हाइट की वजह से भी प्रेशर डेवलप हो गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये जो प्रेशर डेवलप हुआ है इस A के ऊपर, ये जो प्रेशर डेवलप हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, इसी ऑस्मोसिस फिनोमेना होने की वजह से हुआ है डेवलप। तो इसका मतलब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब समझे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर वो एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो डेवलप्ड होता है किधर की तरफ, सॉल्यूशन साइड की तरफ। और कौन से सॉल्यूशन पे डेवलप हो रहा है, जिसका कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन ये हो जाती है बेटा, है ना, एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप ओवर द सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ड्यू टू फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आई होप कि क्लियर हुआ क्या कहना चाहता हूँ। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स नीचे से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। इनिशियली हाइट ए पे था, कुछ समय के बाद आप देखेंगे तो हाइट क्या हो चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी। तो जो ये एक्स्ट्रा हाइट की वजह से जो प्रेशर यहाँ पे डेवलप हुआ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये वाला, इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्या बोला जाएगा, इसी को बोला जाएगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो ये बोर्ड में आता है लिखने के लिए डेफिनेशन, है ना। तो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड, एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ओवर सॉल्यूशन ऑफ, कैसे सॉल्यूशन पे डेवलप हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन वाले पे कि लो वाले पे, हाई कंसंट्रेशन पे, ओवर सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ड्यू टू फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ओवर सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, इसके ऊपर कितना एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है, एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ओवर सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ड्यू टू किसकी वजह से, फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देते हैं। अगर सपोज करो उसको कैलकुलेट करने के लिए बोल दे तो कैसे निकालेंगे, अगर मैंने आपको बोल दिया कि इसकी जो डेंसिटी है, जो सॉल्यूशन इसके अंदर रखी गई है उसकी डेंसिटी रो है, जो हमने फनल के अंदर सॉल्यूशन लिया उसकी डेंसिटी कितनी है, रो, और ये हाइट कितनी गई थी, h। तो अगर मैं पूछूं ये कितना प्रेशर डेवलप हुआ, तो फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा हमने, पाई से डिनोट करते हैं, मैंने बताते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, कल बताया था ना मैंने। तो इट इज डिनोटेड बाई पाई, देखो पाई से डिनोट करते हैं इसे। तो अगर मुझसे कोई पूछे पाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो अगर h हाइट तक जा रहा है, रो डेंसिटी है, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच। कितना प्रेशर होता है, रो जी एच, और इसी प्रेशर को क्या बोलेंगे, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है। न्यूमेरिकली इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, पर डेफिनेशन आपसे जरूर पूछ सकता है कि हाइड्रोस्टैटिक ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करिए। तो ये हर बुक में हर जगह पे दिया है, बोर्ड में अगर आता है तो आपको ये डायग्राम देके और ऑस्मोटिक प्रेशर को इस तरीके से डिफाइन करना है, और ये प्रेशर किसके बराबर होगा, रो जी एच के बराबर होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया किस तरीके से हमने किया है ना। जो सॉल्यूशन है वो लो कंसंट्रेशन से किधर जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ, और जो भी एक्स्ट्रा कॉलम बन रहा है वाटर कॉलम, इसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और निकालेंगे कैसे, अगर डेंसिटी रो पता है तो रो जी एच से, या हाइट एच दिखाई देगा हमें। ठीक है, तो ये हो गया पहले तरीके का डेफिनेशन जिससे डिफाइन करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन में नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ। चलो बेटा, तो अब सेकंड डेफिनेशन देखो किस तरीके से, सेकंड दूसरा तरीका क्या है इसको डिफाइन करने का। एक तो आई होप कि क्लियर हो गया कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन किया, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आता है ड्यू टू फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो सेकंड डेफिनेशन कैसे दी जाती है, सेकंड डेफिनेशन के लिए देखिए कैसे बता रहा हूं मैं। सेकंड डेफिनेशन को समझो जरा, देखो हमने एक ले लिया कॉलम इस तरीके का, और बीच में हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे एसपीएम डाल दिया है, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया। ठीक है, और इस तरफ हमने सॉल्यूशन को मान लो भर दिया, इस साइड में मैंने एक सॉल्यूशन भर दिया, इस साइड में क्या भर दिया, सॉल्यूशन भरा है, ये साइड सॉल्यूशन से भर दिया। ठीक है, और दूसरी तरफ सपोज करो हमने क्या भर लिया, सॉल्वेंट को दे दिया, दूसरी तरफ क्या रख दिया, सॉल्वेंट। तो ऑस्मोटिक में, ऑस्मोसिस में क्या बताया था मैंने, किधर से किधर मूवमेंट होता है बताओ। ये सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्वेंट है सपोज करो, और सॉल्वेंट की सपोज करिए हाइट आपकी मान ले कितनी है, बी हाइट तक है, ये ए हाइट तक मान लो आपका क्या भरा है, सॉल्यूशन, और बी हाइट तक क्या भरा आपका, सॉल्वेंट। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, एसपीएम के थ्रू किधर से किधर मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का, पता ही हमें, सॉल्वेंट साइड से किस साइड में मूवमेंट होता है, सॉल्यूशन साइड में। तो सॉल्वेंट साइड से मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का किधर की तरफ, सॉल्यूशन साइड में। अच्छा, जब सॉल्वेंट के कुछ पार्टिकल सॉल्यूशन साइड की तरफ मूव होंगे, तो मूव होते समय क्या होगा, क्या ये हाइट इतने पे ही रुकी रहेगी कि हाइट ऊपर उठेगी, तो वाटर लेवल यहाँ का धीरे धीरे कम होगा, सॉल्वेंट का लेवल, बी लेवल धीरे धीरे नीचे आएगा, और ए का लेवल धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर उठेगा, मतलब ये हाइट बढ़ती जाएगी, ए की हाइट क्या होगी, धीरे धीरे ऊपर उठेगी।
ये समझ पाए हम लोग। अब क्या करें, अगर मैं चाहता हूं कि ये वाटर हाइट लेवल चेंज ना हो, मतलब ये सॉल्वेंट का जो लेवल बी है और जो लेवल ए है ये चेंज ना हो, क्या होगा, ऑस्मोसिस फेनोमेना होते वक्त क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन साइड में जाएंगे, सॉल्यूशन की धीरे धीरे हाइट ऊपर उठेगी, इस साइड का कॉलम वाटर कॉलम ऊपर जाएगा और इस साइड का वाटर कॉलम कहाँ आएगा, नीचे आएगा। मैं चाहता हूं कि ये वाटर कॉलम में कोई चेंज दिखाई ना दे, मतलब ए इसी लेवल पे रहे, बी भी इसी लेवल पे रहे, तो क्या करना चाहिए उसके लिए हमें, मतलब उस ऑस्मोसिस फेनोमेना को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ताकि जितना वाटर कॉलम ऊपर जा रहा है हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 10 मिनट के लिए, मान लो 2 घंटे 4 घंटे, जितने देर के लिए छोड़ दो, ताकि जितना वाटर कॉलम ये बढ़ सकता है उतना बढ़ जाए। जैसे इसमें हमने किया था, जितने देर तक बढ़ सकता था बढ़ने दिया, ये जितना बढ़ गया। अब जब पूरा वाटर कॉलम सपोज करो बढ़ के ऊपर यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, अब हम क्या करें, अगर इसके ऊपर मैंने प्रेशर लगाना शुरू किया, यहां से अगर प्रेशर लगाएंगे तो वापस प्रेशर लगाने की वजह से ये धीरे धीरे हाइट नीचे आएगी, और यहाँ वाली जो हाइट कम हुई थी, मान लीजिए कम होकर यहाँ पे आई थी बी डैश, तो ये धीरे धीरे हाइट क्या होगी, ऊपर उठेगी, ये वाली हाइट क्या होगी, ऊपर उठेगी। जैसे मैं यहाँ से प्रेशर लगाना शुरू करूंगा ऊपर से, तो ये वाली हाइट कम होने लगेगी और ये वाली हाइट क्या होगी, धीरे धीरे ऊपर उठेगी। तो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे लगाया जाए सॉल्यूशन साइड में, सॉल्यूशन साइड में कितना एक्स्ट्रा प्रेशर मैं अप्लाई करूं सॉल्यूशन साइड में, ताकि ऑस्मोसिस का फेनोमेना को ही रोक दे, है ना। देखो बी हाइट तक जाने के लिए क्या, ऑस्मोसिस का फेनोमेना को अगर हमने रोक दिया तो इसका मतलब ये वाटर लेवल की हाइट बढ़ने वाली नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा देंगे, इसके ऊपर सपोज करो इस तरीके का एक पिस्टन से प्रेशर लगाएंगे, ये कोई पिस्टन है इस तरीके का, इस पिस्टन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर डेवलप करेंगे। तो ये पिस्टन जो भी हमने लगाया है ना, इस पिस्टन का मान लो आपको मास मैंने दे दिया, मास कितना है, मान लो m है, पिस्टन का मास कितना दे दिया, m, ये हमारा पिस्टन है कोई, ये पिस्टन, और इस पिस्टन का मान लीजिए मास हमने कितना दे दिया, मास मैंने दे दिया m, और मान लो इसका मैंने आपको क्रॉस सेक्शन दे दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका, वो मान लो सपोज करो मैंने कितना कह दिया, कैपिटल है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कितने से वो प्रेशर लगा रहा है, तो पिस्टन का मास मैंने m दे दिया और क्रॉस सेक्शन एरिया आपको अगर a दे दिया, तो क्या हम लोग ये पता कर लेंगे कि ये कितना प्रेशर यहाँ पे लगाया जाए, ताकि ये नीचे इधर की वाटर लेवल के हाइट में कोई भी चेंज दिखाई ना दे। तो ये जितना एक्स्ट्रा प्रेशर हमने लगाया है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की वजह से ही ये ऑस्मोसिस फेनोमेना रुका है, तभी तो ये हाइट में चेंज दिखाई नहीं देगा। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं हम लोग, इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या बोला जाता है हमारे लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक तो डेफिनेशन ये थी बेटा कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूव होते थे पार्टिकल्स, तो उसकी वजह से वाटर लेवल की कॉलम में क्या हो रहा था, हाइट बढ़ गई थी, है ना, सॉल्यूशन साइड की। तो कितना हम लोगों का ये जो प्रेशर डेवलप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे क्या करना है, कितना इस पिस्टन के थ्रू इस पे प्रेशर डेवलप किया जाए, इस पिस्टन से की हेल्प से इसके ऊपर कितना प्रेशर डेवलप किया जाए, ताकि ये वाटर लेवल के कॉलम में कोई चेंज हमें दिखाई ना दे, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें हम लोग क्या बोलते, अच्छा क्या होगा, एक और सवाल मेरा हो, अगर उससे ज्यादा मैं प्रेशर लगा दूं ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो क्या होगा, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दोगे तो ये हाइट और नीचे आने लगेगी, ए नीचे आने लगेगा, और बी की हाइट और क्या होने लगेगी, ऊपर। उसी को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि आप ऑस्मोसिस के अब उल्टा काम कर रहे हो। ऑस्मोसिस होने का मतलब इधर हो रहा था, सॉल्वेंट इधर जा रहे थे, लेकिन आपने अगर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया तो ये हाइट धीरे धीरे नीचे आएगी और बी की हाइट धीरे धीरे क्या होगी, ऊपर। मतलब अब सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट पार्टिकल्स किधर मूव हो गए, सॉल्वेंट साइड में। तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो बाद में भी मैं बताऊंगा। अभी एक आइडिया दे रहा हूं, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब क्या, अगर ऑस्मोसिस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर इस पे लगा दिया तो ये वाली हाइट नीचे आएगी और बी की हाइट ऊपर जाएगी, मतलब सॉल्यूशन में से कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल्स किधर जाने लगेंगे, सॉल्वेंट साइड में। तो जिससे सॉल्वेंट का धीरे धीरे क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ने लगेगा, या कॉलम की हाइट बढ़ने लगेगी। इसका मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे, जो कि बाद में मैं बताऊंगा ही। अभी समझ गए ना हम लोग। तो ये केवल अभी हम लोग केवल उतना ही प्रेशर लगा रहे हैं ताकि इसकी हाइट में कोई चेंज हमें दिखाई ना दे, मतलब बी की हाइट उतनी ही बनी रहे। तो बी की हाइट को उतना ही बनाने के लिए जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसी प्रेशर को क्या बोला जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा, कैसे डिफाइन करूं मैं इसे, एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ओवर सॉल्यूशन साइड। किधर अप्लाई कर रहे हैं, सॉल्यूशन साइड में। एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ओवर सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द phenomena of
ऑस्मोसिस, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाए टू प्रिवेंट द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो पूरा लिख देता हूँ, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम लोग ओपी लिखेंगे, ठीक है ना। तो बेटा आई होप की सेकंड डेफिनेशन भी समझे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोला जाएगा, कितना इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाए, है ना, इस पिस्टन के थ्रू, ताकि ये क्या हो सके, इस पिस्टन के थ्रू कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाए ताकि ये बी की कॉलम हाइट में कोई भी चेंज ना दिखाई दे। और ये चेंज कब नहीं दिखाई देगा यहाँ पे हाइट में, ताकि जब ऑस्मोसिस का फेनोमेना रुक जाए। नहीं तो अगर ऑस्मोसिस होगा तो ऑस्मोसिस होने की वजह से सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन साइड में मूव होंगे ही होंगे और ये हाइट धीरे धीरे कम होती। लेकिन अगर कितना हमने अगर यहाँ से प्रेशर लगा दिया, जबरदस्ती हमने रोक दिया, तो ये ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगता है एक्स्ट्रा प्रेशर, उसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देते हैं। तो दिस इज द सेकंड डेफिनेशन। आई होप की सेकंड डेफिनेशन भी क्लियर हुआ किस तरीके से है अपने पास, ठीक है। और अब अगर उसका फॉर्मूला मैं पूछूं, जैसे इसमें पाई इज इक्वल टू क्या आता है, रो जी एच, वाटर हार्ट कॉलम की वजह से यहाँ पे पाई का फॉर्मूला क्या आएगा, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू, अगर आपको पिस्टन का मास दिया है एम और क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया है, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। कितना प्रेशर लगेगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और किसी एम मास के पिस्टन से कितना फोर्स डेवलप होगा, एम जी, कितना डेवलप होगा, एम जी। और क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ए दिया ही है, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी बाई ए। ये भी फॉर्मूला न्यूमेरिकली हमारे लिए करने के लिए नहीं है, बस डेफिनेशन के लिए हमारा जरूरी है। न्यूमेरिकली जो फॉर्मूला है वो मैं जस्ट अभी बता रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए कौन सा यूज करना है। तो ये समझ गए, एक्स्ट्रा प्रेशर जो लगाया जाए ताकि ऑस्मोसिस का फेनोमेना रुक जाए। और यही मैंने समझाया, अगर इस एक्स्ट्रा प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर मैंने लगाना शुरू किया ना, तो क्या होगा, सॉल्यूशन के सॉल्वेंट पार्टिकल्स उल्टा किस में जाएंगे, सॉल्वेंट साइड में मूव होने लगेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऐसे ही होता है, देखो वाटर जब गंदगी होता है ना, तो वाटर एक तरीके का क्या है, सॉल्यूशन है। वाटर के अंदर अगर डस्ट पार्टिकल, जो भी पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या एक तरीके का सॉल्यूशन बनाए। तो जब वो सॉल्यूशन साइड में अगर हमने रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे करते हैं, आरओ सिस्टम जो हम लोग काम करते हैं ना, वो इसी तरीके से काम करता है। उसके ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं, तो और पानी जो गंदगी होती है वो इधर ही रह जाती है, और पानी ज्यादा से ज्यादा किधर मूव होता है, साफ पानी की तरफ मूव होने लगता है। उसी को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। जो रिवर्स ऑस्मोसिस बाद में मैं लिखाऊंगा क्या है। अभी फिलहाल मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर की दो डेफिनेशन बताई मैंने, और आई होप कि दोनों क्लियर हमें हो गया किस तरीके से। चलो थर्ड भी मैं तुरंत इसी में लेता हूँ, इसी पार्ट के अंदर। देखो थर्ड जो डेफिनेशन है ना, थर्ड हमारा फॉर्मूले के लिए है, न्यूमेरिकली लगाने के लिए हमें थर्ड से जाना है। और थर्ड के लिए मुझे क्या करना है, देखो थर्ड न्यूमेरिकली फॉर्मूले के लिए मैं बता रहा हूँ, वो दोनों फॉर्मूले में काम नहीं आते। ये हमारा क्या लगा है, एसपीएम लगा है। इस साइड सपोज करो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सी कंसंट्रेशन है मान लो उसका, ठीक है। और दूसरी तरफ आपका क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो न्यूमेरिकली फॉर्मूला हमारे लिए ये वाला लगाना है। तो हमें पता है ये सॉल्वेंट से किधर मूवमेंट होगा, सॉल्यूशन साइड की तरफ मूव होगा। और ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, ऑस्मोसिस फेनोमेना टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे मान लीजिए हो रहा है। तो अगर मुझसे किसी ने पूछा ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो बेटा अब ये फॉर्मूला हमें काम आएगा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला बताने के लिए मैं थर्ड बता रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकली हमें इसी फॉर्मूले से डील करना है। पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर टी, जिसको हम लोग आप देखोगे बुक्स वगैरह में तो इसको वान थॉफ फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, वान थॉफ फॉर्मूला बोलते हैं। और जहां पे सी का मतलब आपको पता है, सी मतलब क्या है, कंसंट्रेशन है। सी मतलब क्या, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का मतलब हम लोग क्या लेंगे हमेशा इसमें, मोलरिटी। एक ही फॉर्मूला ऐसा है जिसके अंदर क्या चीज आती है, मोलरिटी आती है। बाकी सब देखो जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थे सब में क्या आता था, मोलरिटी आता था। तो सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन मतलब हमें कौन सा लेना है, मोलरिटी को लेना है। आर का मतलब क्या है, आर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। जैसे गैस कांस्टेंट होता है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, याद है उसमें आर आता था गैस कांस्टेंट। तो सेम वही आर यहाँ भी है, इसको हम लोग सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। किसी किसी बुक में इसको एस भी लिखा रहता है ना, तो उससे कंफ्यूज मत होइए, एस भी लिखते हैं आर भी लिखते हैं। तो आर को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है आर की, वो एग्जैक्ट वही वैल्यू होती है जो गैस कांस्टेंट की होती है, 0.0831 ना, 0.0831 लीटर एटीएम
पर मोल केल्विन। ठीक है, तो सेम टू सेम वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो गैस कांस्टेंट का आर यूज करते थे 0.0821 या 31 जो भी था, आर इज इक्वल टू 0.082131 जो भी ले लीजिए आप, तो हम लोग तो 2 ही डेसिमल तक लेके काम चला लेते हैं 0.08 तक। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, जिसमें सी का मतलब क्या रहेगा, कंसंट्रेशन, जिसको हमेशा क्या लेना है आपको, मोलरिटी लेना है कंसंट्रेशन के लिए। आर का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, जैसे वहां पे गैस कांस्टेंट होता था, यहाँ पे क्या नाम है, सॉल्यूशन कांस्टेंट। वैल्यू सेम वही है 0.082131 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। और टी का मतलब तो पता ही चल रहा है आपको, टी मतलब क्या है, टेम्परेचर। टी मतलब क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो टी का मतलब हमारे लिए टेम्परेचर है, और टेम्परेचर तो मैंने बताया आपको हमेशा किस में लिया जाता है बेटा, केल्विन में। तो यही फॉर्मूले से हम लोग सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो हमारे लिए ये तो मान लो नॉर्मल तरीके से हो गया, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो जैसे वांटा फैक्टर आई सब में आ रहा था, इसमें भी वांटा फैक्टर आई को डाल देते हैं, तो पाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, ICRT। अगर मान लो किसी के लिए यूरिया ग्लूकोज आएगा तो उनके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ये आई जो है, ये आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है ना, वांट ऑफ फैक्टर। और वांट ऑफ फैक्टर को तो मैंने बताया कैसे कैलकुलेट करते हो, 1 + n-1 इंटू अल्फा से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको जैसे ग्लूकोज यूरिया वगैरह हो गए तो उनके लिए तो I1 हो जाता है, लेकिन NaCl आ गया, CaCl2 आ गया, MgCl2 आ गया, K4FeCN6 आ गया, तो उनके लिए I की वैल्यू क्या होती है, निकालनी पड़ती है। तो I को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा तो उसमें बस केवल क्या हो जाएगा, जस्ट I का मल्टीप्लाई हो जाएगा CRT के अंदर। तो आई होप कि ये फॉर्मूला हमें क्लियर हो गया, और ये हमें ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे न्यूमेरिकल हमें करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और फोर्थ भी बता देता हूँ मैं तुरंत, देखो फोर्थ क्या है, फोर्थ में भी कुछ नहीं, यही करना है। अगर 2 सॉल्यूशन दे देगा तब क्या करते हैं, मैंने बताया था ना, 2 सॉल्यूशन के थ्रू भी ऑस्मोसिस हो सकता है ना। क्या होगा, लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से किधर मूव होगा, हाई कंसंट्रेशन में। मान लो ये सॉल्यूशन 1 है C1, और दूसरी तरफ मान लो सॉल्यूशन 2 ले लिया, उसका कंसंट्रेशन कितना दे दिया हमें, C2, और बीच में SPM लगा होगा अगर, और 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन होंगे अगर C1 इज ग्रेटर देन C2, तो जाहिर सी बात है ऑस्मोसिस फेनोमेना होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। और मुझे 2 सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन का अगर पाई का फॉर्मूला पूछ ले, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पाई इक्वल टू होता है C1 - C2 RT। तो पाई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C1 - C2 RT, मतलब दोनों कंसंट्रेशन का डिफरेंस ले लेते हैं। या अगर इसको मान लो हमें वांट ऑफ फैक्टर I लगाना होगा, तो I1 C1 - I2 C2 कर देंगे, और RT। ठीक है ना, आई समझ रहे हैं ना, वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। जैसे मान लो NaCl आ गया, इधर MgCl2 आ गया, है ना, इधर Na2SO4 आ गया, इधर AlPO4 आ गया, इस तरीके से अगर आ जाएगा तो आई का रोल आ जाता है। तो ये हमारे लिए और फॉर्मूला एक हो जाता है, अगर 2 डिफरेंट तरीके के सॉल्यूशन दिए हों तो। कॉमनली ये वाला फॉर्मूला नहीं आएगा ज़्यादा यूज में, क्वेश्चन इसके ऊपर भी नहीं आता। हमें तो केवल एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, पाई इक्वल टू ICRT, जहाँ पे R की वैल्यू 0.08, टी का मतलब टेम्परेचर, और वो हमेशा किस में लेना है, केल्विन में। और आई मैंने बता दिया वांट ऑफ फैक्टर है, जो हो सकता है ग्लूकोज यूरिया वगैरह के लिए तो 1 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी किसी इलेक्ट्रोलाइट आएंगे, जैसे फॉर इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl इलेक्ट्रोलाइट आ गया, CaCl2 आ गया, MgCl2 आ गया, AlCl3 आ गया, तो उनके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, बार बार निकालनी पड़ेगी हमें। तो आई होप कि हमें क्लियर हो गया किस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन किया है। 3 डेफिनेशन है, ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए केवल और केवल एक फॉर्मूला है, ये वाला ध्यान रखना। इस पे भी क्वेश्चन बहुत कम हमें मिलते हैं। तो ये 4 तरीके से मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर दिया आपको। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ। चलो, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स लेते हैं, और एक ही फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का। क्या फॉर्मूला लगाना है, पाई इक्वल टू ICRT। बस एक फॉर्मूला ध्यान रखो बेटा, इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे आई तो क्या है हमारे लिए, वांट ऑफ फैक्टर है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल में लगवाता हूँ, किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला न्यूमेरिकल, हमें कंसंट्रेशन मतलब क्या चाहिए, बेसिकली मोलरिटी चाहिए। तो जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो मैं दे रहा हूँ, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर
मतलब क्या, पाई निकालना है। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन, है ना। कुछ सॉल्यूशन में दे रहा हूँ, उनके कैलकुलेट करो। जैसे सबसे पहला मान लो मैंने दे दिया आपको 0.2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। सबसे पहला प्रॉब्लम देखो कैसे करोगे। पहला तेरा है 0.2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है 300 केल्विन। रुको एक और देता हूँ मैं, एक साथ करवाता हूँ। सेकंड प्रॉब्लम मान लो दे दिया हमें 30% WYV यूरिया सॉल्यूशन, 30% WYV यूरिया सॉल्यूशन एट 727 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे दे दिया, ठीक है ना। तो अब इनके हमें कैलकुलेट करने हैं, दो एक साथ दे देता हूँ, रुको फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। थर्ड देता हूँ, एक और दे रहा हूँ। थर्ड है आपका मान लो डेसीमोलर K4 FeCN6 ब्रैकेट में दे रहा है अल्फा इज इक्वल टू 75%, ठीक है, एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थर्ड दे दिया। और एक और लो लगे तो एक और फोर्थ भी दे देता हूँ मैं। चार करते हैं हम लोग इसमें। फोर्थ मान लो दे दिया मैंने आपको 2 मोलर CH3COOH, है ना, एसिटिक एसिड, 2 मोलर CH3COH सॉल्यूशन इन बेंजीन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पे दे देता हूँ, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो ये सब क्वेश्चंस बहुत सिंपल है ना, इन क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर का केवल एक फॉर्मूला बेटा ध्यान रखना, पाई इज इक्वल टू ICRT। आई वांट फैक्टर है, C मतलब मोलरिटी लेना है, R का मतलब बताया 0.08, T मतलब टेम्परेचर। तो हमें टेम्परेचर हमेशा क्वेश्चन में जनरली पता ही रहता है, R भी पता है, हमें निकालना क्या रहेगा, I और C, ये दो चीजें बस निकालनी रहेंगी क्वेश्चंस में। तो देखो पहला वाला कैसे करोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो जो जो दिया है उससे करो, चलते रहो इसमें। देखो ग्लूकोज दिया है, तो सबसे पहले ग्लूकोज पढ़ते ही हमें पता चल गया इसके I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि ग्लूकोज ना तो एसोसिएट होता है ना तो डिसोसिएट होगा। तो इसके क्वांटम फैक्टर की वैल्यू कितनी चल गई हमें, 1। और 0.2 मोलर दिया, इसका मतलब हमें तुरंत यहाँ से क्या पता चल गया, उसका कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, 0.2 मोलर। ग्लूकोज दिया है तो उसके लिए आई की भी वैल्यू हमें मालूम हो गई, आर की वैल्यू तो मैंने बताया था फिक्स है, और टी की वैल्यू देखो टेम्परेचर भी दे दिया हमें, ये क्या है 300 केल्विन क्या दिया हमें, टेम्परेचर। तो क्या तीनों चीजें मालूम है, बस एक लाइन का फॉर्मूला लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व। पाई इज इक्वल टू क्या, ICRT। तो आई की जगह पे कितना रख दोगे, 1, सी की जगह पे 0.2 इंटू आर की वैल्यू मैंने अभी बता दी थी, फिर इसे यहाँ पे लिख देता हूँ 0.08। आर को हमेशा कितना लेना बेटा, 0.08 लेना है, 0.08 इंटू टेम्परेचर कितना 300। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये देखो 0.08 है और 300, 2 जीरो हटाओ तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 का 3 गुना कितना 24, और 24 का 2 गुना करोगे तो 48, और एक डिजिट पे डेसिमल लगेगा तो 4.8 ATM। खत्म। प्रेशर है तो यूनिट क्या आएगा, ATM आएगा ना। समझे क्या बात को, समझे बेटा। देखो ना इसकी यूनिट क्या थी, ATM लीटर पर मोल केल्विन होती है ना। तो ये लीटर वाला तो कट गया, मोलरिटी में तो आया मोल्स अपॉन लीटर, तो मोल से मोल भी कट जाता है, और मोल से मोल अपॉन लीटर होता है ना मोलरिटी, तो मोल से मोल यूनिट कटेगा, लीटर से लीटर यूनिट कटेगा, केल्विन वाला टेम्परेचर से टेम्परेचर की यूनिट कटेगी, तो क्या बचेगा, केवल ATM बचेगा ना। लीटर कट गया मोल पर लीटर से, मोल पर लीटर में लीटर कट गया और मोल भी कट गया, और ये टेम्परेचर की वजह से क्या कट गया, केल्विन भी कट गया, तो यूनिट क्या आएगी, ATM। वैसे भी प्रेशर की यूनिट तो ATM ही होती है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4.8 ATM। सॉल्व हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन में करने वाले होते हैं। सेकंड देखो 30% WYV यूरिया सॉल्यूशन एट 727 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले तो नाम पढ़ा मैंने यूरिया, पहले तो ये देखा करो इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यूरिया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होगा, तो आई की वैल्यू कितनी रख दिया मैंने, 1 हो जाएगा। यूरिया के लिए आई कितना हो गया, तुरंत 1 हो गया। अब 30% WYV दिया हमें, तो चूंकि अब मुझे परसेंट WYV दे दिया, तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले मुझे मोलरिटी निकालनी पड़ेगी, और मोलरिटी को ही हम लोग C बोल रहे हैं। ये जो C है ये क्या है, मोलरिटी है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला बताया मैंने, अगर आपको परसेंट WYV पता है, परसेंट WYV क्या बताता है, परसेंट WYV बताता है 100 ml के अंदर कितना मास है। परसेंट WYV का मतलब क्या होता था, 100 ml के अंदर कितना सब्सटेंस का मास है। तो 100 ml में मान लो x ग्राम है, 100 ml में कितना x ग्राम, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा 10x ग्राम।
1000 ml में कितना हो जाएगा 10x ग्राम। ये 100 ml में बताता है ना कि W ग्राम है, तो 100 ml में अगर W ग्राम है तो 1000 में कितना हो जाएगा, 1000 में 10 W ग्राम हो जाएगा। और ये सोल्यूट का मास हो गया, और सोल्यूट के मास को अगर उसके मोलर मास से मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा 1000 में उसके मोल्स, और जो 1000 में मोल्स होता है उसी को तो मोलरिटी बोलते हैं ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया ही था मैंने, परसेंट W/V जो है ये बता रहा है 100 ml में, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने में बताएगा 1000 ml में, और इसको अगर मोलर मास ऑफ सोल्यूट से डिवाइड कर दिया अगर हमने तो क्या आ जाएगा 1000 ml में कितने मोल्स है, तो इसी को तो मोलरिटी बोलते थे। अगर ये याद हो तो स्पेशल फॉर्मूला में बताया था मैंने, मोलरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंट W/V डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये स्पेशल फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ मोलरिटी निकालने के लिए। कितना हो जाएगा 10 इंटू परसेंट W/V कितना दिया है 30 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट यूरिया दिया है तो कितना हो जाएगा 60। ये स्पेशल फॉर्मूला है, ध्यान है ना, ये फॉर्मूला इस टॉपिक में बार बार यूज हो गया, ध्यान रखना बेटा। परसेंट W/V इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी, बार बार यूज होगा इसमें। तो ये कितना हो जाएगा बोलो 5 आ जाएगा ना, ये तो 30 विद 2 जा करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो देखो कंसंट्रेशन हमें मिल गया, सी की वैल्यू कितनी हो गई 5, आई की वैल्यू पता है ये क्या है हमारे लिए टी की वैल्यू है टेम्परेचर। तो बस बेटा सॉल्व तो हो गया ना प्रॉब्लम, तो अब लगा लो, इसलिए पाई इज इक्वल टू क्या ICRT। आई की जगह पे कितना रख दूं 1, आई की जगह पे कितना 1, कंसंट्रेशन की जगह पे कितना 5, आर की जगह पे कितना 0.08, टेम्परेचर की जगह पे कितना 727 दिया है, तो 727 को 1000 लिखेंगे ना, 727 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो केल्विन में लोगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो 2 डेसिमल से हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 5 8 जा 40, तो ये 400 हो जाएगा ना, तो 400 ATM हो जाएगा। ठीक है क्या, समझे क्या बात को। तो ये कितना हो जाएगा आपका 400 ATM। ये देखो 8 हो जाएगा ना, ये कैलकुलेशन देख लेना थोड़ा, 8 हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, और 85 जा कितना 400 ATM इज द आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल होता है सवाल है ना। तो इसका आंसर आ गया 400 ATM। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर लोगे, तो टेम्परेचर ज़्यादा लोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो ज़्यादा ही आएगा ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो 1000 केल्विन ले लिया अगर हमने तो 400 ATM हो गया। तो आई होप कि क्लियर हो गया, एकदम आसान है। देखो ये दोनों सवाल जेई मेंस लायक हैं, जेई मेंस में नीट वगैरह में इस तरीके के पूछते हैं। ये जो दोनों पार्ट दिए मैंने ये एडवांस लायक हैं, ये दोनों एडवांस लेवल में पूछे जा सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि इसमें वांट ऑफ फैक्टर वगैरह भी आ गया और थोड़ा सा रोल अच्छा है ये। देखो कैसे करेंगे, थर्ड वाले को कैसे करोगे। डेसीमोलर बोलते ही क्या समझेंगे हम, पहले तो वांट ऑफ फैक्टर का मैंने आइडिया दिया था आपको कि सबका, जैसे यहाँ पे अब क्या है K4FeCN6, तो अब ये तो डिसोसिएट होगा, जाहिर सी बात है, ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट भी होगा। और उसने देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ब्रैकेट में बता भी दिया, अल्फा की वैल्यू कितनी 75%। तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, आई निकाल लेते हैं। इसका आई कैसे निकालेंगे, देखो इनमें तो I1 हो जा रहा था, लेकिन इसका I1 होने वाला नहीं, क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी दे दिया, ये जेई का इक्वेशन है, ठीक ना। तो सबसे पहले आई निकालो, आई इज इक्वल टू क्या लगाओगे फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा। बस इस फॉर्मूले में यूज करते हैं। 1 + n कितनी होगी बेटा, n की वैल्यू क्या होगी, n का मतलब मैंने बताया था टोटल कितने नंबर ऑफ आयंस टूटते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग n। तो n की वैल्यू कितनी होगी, पोटेशियम के 4 और FeCN6 तो पूरा टूटने वाला नहीं है, तो ये पूरा एक आयन की तरह कंसिडर होगा। कितने आयन हो गए, देखो 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। बताया था ना ऐसे निकालने का तरीका मैंने, ध्यान है। अगर मैं पूछूं AXBY टाइप का सॉल्ट है तो ये कितने आयन देने वाला है, तो X + Y देने वाला है। कितने आयन टूटेगा, X + Y, X A के टूटेंगे और Y B के टूटेंगे। तो K4FeCN6 को जब तोड़ेंगे तो कितने में टूटेगा, 4 और 1 5 आयन देने वाला है, 4 पोटेशियम के आयन और 1 ये पूरा कॉम्प्लेक्स वाला आयन। तो टोटल आयन कितने हो गए, n की वैल्यू 5, 5 - 1 इंटू अल्फा कितना दिया है 75%। तो 75% को अल्फा तो मैंने बताया 0 से 1 में लिखते हैं ना, तो 75% को कितना लिख सकते हैं 75/100। तो 75/100 लिखोगे तो क्या उसको 3/4 लिख सकते हैं। अल्फा को 75% का मतलब कितना लिख सकते हैं, ये समझ पा रहे हो। इसके लिए n की वैल्यू 5 हो जाएगी ना, और अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ से देखो तो 0.75, और 0.75 इज नथिंग बट द 3/4, ठीक है ना। n 5 होगा, 4 और 1 5, तो बस रख दिया 5 - 1 इंटू 3/4। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो देखो 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो 4 से 4 कट होगा, तो 1 + 3 मिलके कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 4। तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकाल लिया, आई निकाल लिया इसकी हेल्प से, ठीक है। देखो फिर हमें डेसीमोलर दिया है, तो डेसीमोलर देने का मतलब क्या हो गया, मोलरिटी कितनी हो गई इसकी 1/10। डेसीमोलर का मतलब मोलरिटी कितनी हो गई 1/10, जिसको हम लोग C से कंसंट्रेशन C से दिखा रहे हैं।
तो हमें ये भी पता चल गया। और देखो बेटा यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया है क्या, 227। तो क्या अब ये प्रॉब्लम करना मुश्किल है, सॉल्व तो हो गया है प्रॉब्लम। क्यों, पाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, ICRT। बस आई निकालना है, सी निकालना है, आर और टी हमेशा पता ही रहता है लगभग हर प्रॉब्लम में। आई कितना आया हमारे लिए निकल के 4 इंटू सी की वैल्यू कंसेंट्रेशन कितना दिया है डेसीमोलर, तो डेसीमोलर के लिए कितना रख देंगे 1/10 इंटू आर की जगह पे मैंने बताई है हमेशा 0.08। टेम्परेचर देखो कितना है 227, तो 227 में जोड़ेंगे 273, केल्विन में लेना है ना, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा ना। तो बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 500 का। ये कट करो 2 जीरो तो ये 8 हो जाएगा, 8 का 5 गुना कितना 40, और फिर 10 से काटो तो 4 बार में जाएगा, और 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा 16 ATM हो जाएगा। खत्म हो गया आंसर, 16 ATM आंसर आ जाएगा। हर प्रॉब्लम है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर के हर प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल होते हैं, इसी तरीके से बस लगाए जाते हैं, बाकी कुछ इसमें दिमाग ज़्यादा लगाने वाली चीज़ें नहीं होती। पाई इज इक्वल टू ICRT एक लाइन का फॉर्मूला है, बस उसी फॉर्मूले में आपको वैल्यूज डालना है, सॉल्व करते हुए चले जाना है। तो आई होप कि ये समझ गए ना, ये तीनों पार्ट समझ में आया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वाला है ना, ये जेईई में भी पूछा गया है। इसमें हमें मोलरिटी दिया है, और पहले ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प से मैंने आई निकाला, और फिर टेम्परेचर दिया था तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो एक एक लाइन में सॉल्व होते हैं इनके प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब ये वाला देखो, अब ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये वाला भी इंफॉर्मेशन वाला है। देखो क्या दिया है इसने, 2 मोलर CH3COH सॉल्यूशन इन बेंजीन। तो अब इसका इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, देखो ये जो है ना CH3COH सॉल्यूशन इन बेंजीन, तो अब ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला याद करना पड़ेगा। जनरली मैंने बताया था ना आपको, डाइमेराइजेशन ट्राइमेराइजेशन कुछ भी होगा, एसोसिएशन, तो क्वेश्चन में हमेशा क्या रहता है गिवन, लेकिन ये एक आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं नोट करा के लिखवाई देता हूँ आपको। ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी है ना बेंजोइक एसिड हो या एसिटिक एसिड हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन ऑलवेज फॉर्म डाइमर, हमेशा क्या बनाता है डाइमर। ये इन्फॉर्मेशन है जिसको याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट 3-4 बार पूछा गया है, तो आपको याद ही रखना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि ये सर क्या क्यों, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों होता है वो तो मैं बता ही रहा हूं आपको। CH3COH सॉल्यूशन इन बेंजीन, तो कोई भी एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, इवन यही नहीं, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, एनी कार्बोक्सिल, देखो ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना COH, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे जनरली क्या लिखेंगे RCOH, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो आप, चाहे बेंजोइक एसिड ले लो, चाहे एसिटिक एसिड ले लो, चाहे फॉर्मिक एसिड ले लो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो इन बेंजीन, बेंजीन के अंदर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी जाता है, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन ऑलवेज फॉर्म्स डाइमर, हमेशा क्या बनाता है डाइमर। ध्यान रखना है ये बेटा, हमेशा क्या बनाता है वो डाइमर, डेट इज डाइमराइजेशन, डेट इज शोइंग डाइमराइजेशन। क्या दिखाता है, शोइंग डाइमराइजेशन, हमेशा क्या दिखाएगा वो डाइमराइजेशन दिखाएगा। डाइमराइजेशन होने का मतलब क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाना, बताया था ना डाइमराइजेशन हमने। तो देखो होता कैसे, ये भी बता देता हूँ। 2 अगर मॉलिक्यूल मैंने ले लिया किसका, RCOOH, तो ये 2 मॉलिक्यूल जाके, इवन मैंने एक बार ये बताया भी था आपको है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बना लेता है, तो 2RCOH जब आपका जाएगा तो ये डाइमर बना लेगा किस तरीके से, RCOH का ट्वाइस, मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलके कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो बेंजीन में हमेशा क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। और ये डाइमर बनाने का रीजन होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना। डाइमर बॉन्ड बनने का रीजन क्या है, H बॉन्ड। डाइमर क्यों बनता है, H बॉन्ड की वजह से बनता है। और H बॉन्ड कैसे बनता है उसको भी दिखा देता हूं मैं, देखो उस दिन भी मैंने दिखाया था, 2-3 बार हमारा गड़बड़ हो गया था, ध्यान हो तो है ना थोड़ा बनाने में। देखो RC डबल बॉन्ड OH, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मॉलिक्यूल, जैसे R की जगह पे यहाँ पे क्या है CH3 है अपने लिए। और सेकेंड मॉलिक्यूल भी ले लेता हूं मैं, देखो यहाँ से RC, देखो डबल बॉन्ड O मैं नीचे भेज देता हूं, और OH यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, सेकंड मॉलिक्यूल, तो जब भी ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन हो और सामने से ऑक्सीजन आ रहा है लोन पेयर देने,
तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, H बॉन्ड बन जाएगा। 3 डैश लाइन से दिखाते हैं, बताया था। और यहाँ भी देखो सेम वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। यहाँ भी जो ऑक्सीजन है ये क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ भी देखो ये वाला हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, और यहाँ सामने से ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये भी क्या करेगा, H बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये, 2 मॉलिक्यूल मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइमर बोलते हैं। डाइमर बोलते हैं ना, कि 2 मॉलिक्यूल, डाइमर मतलब 2 मिलके मर जाएंगे और एक बन जाएंगे ना, उसको डाइमर बोल देते हैं। मेरा समझाने का तरीका है। और ये बॉन्ड को देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है और यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, कौन सा बॉन्ड है, H बॉन्ड है ना। चाहे इस बॉन्ड की बात कर लो, चाहे इस बॉन्ड की बात करो, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, H बॉन्ड। तो 2 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, H बॉन्ड की वजह से होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनका रीजन है। अब ये ध्यान रखना, नोट करके मैंने लिखवा दिया है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में हमेशा क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। मतलब वो क्या दिखाता है, डाइमराइजेशन दिखाता है। और 2 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। और कोई रीजन पूछे तो उसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाना। दोनों इंटरलॉक होके एक मॉलिक्यूल में अब कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, एक मॉलिक्यूल हो चुका है। तो अब इसका देखो, तो अब ये क्वेश्चंस करिए, कैसे करोगे। तो CH3COH सॉल्यूशन इन बेंजीन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर हमें पता चल गया कितना, 300 केल्विन। तो देखो टेम्परेचर मिल गया हमें, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो गई, 300 केल्विन। 2 मोलर दे दिया है, इसका मतलब हमें C की भी वैल्यू मालूम हो गई। C की वैल्यू कितनी हो गई, 2 मोलर। तो फॉर्मूले में C भी मालूम हो गया हमें, फॉर्मूले में हमें C भी मालूम हो गया, T भी मालूम हो गया, R मालूम है, I मालूम करना है। तो I कैसे मालूम करोगे, तो CH3COH सॉल्यूशन इन बेंजीन, तो उसके लिए I कैसे निकालोगे, तो I का फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम लोग, I इज इक्वल टू, तो ये ध्यान रखना, CH3COH इन बेंजीन, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का I का फॉर्मूला हम लोग तो यही करते हैं, 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा। ध्यान है ये, देखो ये तो डिसोसिएशन में लगाते थे 1 + n-1 इंटू अल्फा, और एसोसिएशन के केस में क्या लगता था, 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा। तो यहाँ पे 1 + 1/n की वैल्यू कितनी लेंगे, क्या है डाइमर बना रहा है क्या, 2 मॉलिक्यूल मिलके एक बन रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, 2। बताया था ना, डाइमराइजेशन के लिए n की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 2। तो यहाँ पे 1/2 - 1, क्या अल्फा गिवन है क्वेश्चन में, हमें अल्फा गिवन है, नहीं गिवन है। तो अल्फा नहीं गिवन होता है तो मैंने बताया था अल्फा अगर नॉट गिवन हो तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी लेनी है, 1 ले लेना है। तो यहाँ से देखो 1 + 1/2 - 1, तो 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। इवन मैंने बताया था I = 1/n, जैसे इसका IN हो जाता है कब, अगर अल्फा नहीं गिवन है तो। और जब एसोसिएशन का केस होता है तो I क्या हो जाता है, 1/n। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। अब देखो I भी मिल गया, C भी पता है, R भी पता है, T भी पता है। तो बस अब लोग फॉर्मूला हम लोग लगा दें, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पाई = ICRT। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ, पाई = ICRT। I की जगह पे कितना, 1/2, I की जगह पे कितना, 1/2, C की जगह पे कितना, 2 मोलर, R की जगह पे कितना, 0.08, और टेम्परेचर कितना दिया हमें, 300। ठीक है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, और ये तो 24 ATM विल बी द आंसर। ठीक है, तो मैंने आज न्यूमेरिकल्स कुछ करा दिए हैं इसके ऊपर। कल मैं 2-3 और न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा किस तरीके से, और क्वेश्चंस क्या क्या आता है। एक तो आज मैंने वो करवाए जिनमें केवल ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, कल कुछ ऐसे न्यूमेरिकल लूंगा जिनके अंदर आपसे, क्योंकि कंसंट्रेशन में देखो ना मोल्स वॉल्यूम वगैरह सब आता है ना, तो कुछ भी हमसे पूछ सकता है। तो कल इसके ऊपर और आगे न्यूमेरिकल में लूंगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।